पुणे से आते हैं, नागपुर से आते हैं, नंदुरबार से, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से आने वाले वकील हैं, अगर उनको भी दिल्ली आना है तो बहुत परेशानियां फेस करनी पड़ती है, बहुत बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं। जो समाज के लोग हैं, अगर हमको ये विषय गली कूचे में लेके जाना है, हर गांव में इस विषय को लेके जाना है, तो हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये लोकल लैंग्वेज में ये जजमेंट ट्रांसलेट हो। पहली बात, किस्म का जो लिटिगेशन है, जो सेग्रीगेशन वाला लिटिगेशन है, जो स्लेवरी वाला लिटिगेशन है, जो दिशा वाडेकर एक स्वतंत्र वकील और भारत के सुप्रीम कोर्ट तथा विभिन्न हाई कोर्ट्स में प्रैक्टिस करती है। उनका कार्य अकादमिक और सामाजिक क्षेत्रों में एकीकृत है, जो उन्हें एक बहुमुखी और प्रतिभाशाली हस्ती बनाता है। उनकी यात्रा इंजीनियरिंग से कानून तक और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन यह दर्शाती है कि वे कैसे विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दे रही है। उनकी वकालत, शिक्षण और संगठनात्मक कार्य भारत में न्यायिक न्याय और समानता के लिए एक मजबूत नींव रख रहा है। दिशा की रुचि न्याय प्रणाली और फेमिनिस्ट, आदिवासी और नस्लीय आलोचनाओं में है और वे अधिकार आधारित, जाति विरोधी और अंतर संबंधी दृष्टिकोणों को बढ़ावा देती है। उनके लेख विभिन्न प्रतिष्ठित जर्नल्स और ऑनलाइन पोर्टल्स जैसे द लीफलेट और इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल वीकली में प्रकाशित हुए हैं। इन लेखों में वे कानून और हाशिए पर रहने वाले समुदाय के बीच के गतिशील संबंधों पर चर्चा करती है, विशेष रूप से जाति और लैंगिक भेदभावों के संदर्भ में। दिशा वाडेकर एक उभरती हुई कानून और अकादमिक हस्ती है जिनका काम भारत में सामाजिक न्याय और समानता को समर्पित है। उनकी पेशेवर और व्यक्तिगत यात्रा कई आयामों में समेटे हुए है, जो न केवल कानूनी क्षेत्र में बल्कि शिक्षा और सामाजिक सुधारों में भी उनके योगदान को दर्शाती है। मुंबई में हाल ही में आयोजित हुए सारकाई समष्टि साठी 2025 कवि नामदेव धसाड़ की स्मृति में आयोजित समारोह में अधिवक्ता दिशा वाडेकर को मूक नायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिशा जेल की जाति व्यवस्था पर एक पत्रकार महिला सुकन्या शांता द्वारा लिखे गए लेख को पढ़कर सुप्रीम कोर्ट से वह परिणाम प्राप्त करने में सफल रही, जिसने भारतीय जेल में 200 सालों से चली आ रही जाति व्यवस्था को झकझोर दिया। आज एडवोकेट दिशा वाडेकर हमारे साथ है, आइए उनसे बात करते हैं। आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। आवाज इंडिया के माध्यम से हम उन तमाम बिंदुओं को छूते हैं जो ह्यूमन राइट्स के या फिर आपके जीवन यापन के लिए बिंदु काम आते हैं। आज हमारे इसी फहरिस्त में दिशा वाडेकर मैडम है, जो ह्यूमन राइट्स पे और अलग अलग क्षेत्रों में हाई कोर्ट्स में देश के अलग अलग प्रैक्टिस करती है और सुप्रीम कोर्ट में भी वो लायर है। मैडम आपका स्वागत है। हम देखते हैं देश भर में आए दिन अलग अलग तरीके से आप पिटिशन के माध्यम से या फिर बोलिए कि ह्यूमन राइट्स के मुद्दे के माध्यम से आप सुर्खियों में बनी रहती है। आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र से एकदम वकालत में आई, क्या चैलेंजेस फेस करती है आप? आज की जो इंडियन जुडिशरी है इसमें क्या देखते हैं आप? चैलेंजेस तो बहुत है, बट मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कोर्ट्स एक बहुत बड़ा टूल है, एक बहुत बड़ा माध्यम है जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ है इस देश की, जिनको लेजिस्लेचर से न्याय नहीं मिलता, पार्लियामेंट से न्याय नहीं मिलता, जिनके लिए कायदे नहीं बनते हैं, जिनको एग्जीक्यूटिव और गवर्नमेंट से न्याय नहीं मिलता, तो वो कोर्ट का दरवाज़ा जो है वो खटखटा सकते हैं। और इस देश का कानून जो है और इस देश का जो मेन कानून जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स जो है वो इन कोर्ट में इंटरप्रेट किए जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश की मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटी है, जो दलित, बहुजन, आदिवासी जनता इस देश की है, मुसलमान समाज है, वो हमेशा ही कोर्ट्स को और स्पेशली हायर कोर्ट्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इनको एक लास्ट रिजॉर्ट का एक टूल या माध्यम की तरह देखता है, क्योंकि जब वो हर दरवाजे से वो उनको पीछे भेजा जाता है और हर दरवाज़ा उनके लिए बंद किया जाता है, तब वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। बहुत केसेस में उनको न्याय मिलता है, बहुत केसेस ऐसे भी होती है जहाँ पे न्याय नहीं मिलता है। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि कोर्ट्स एक अच्छा टूल है। और कोर्ट की एक लैंग्वेज होती है लीगल लैंग्वेज, जो बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल लेवल पर लोगों को यानी समझती है नहीं समझती है, ये एक संशोधन का विषय है। लेकिन जो भारत का नागरिक आपको देख रहा है, चाहे वो जेल वाला आपका इशू हो, जहाँ या फिर आपने वुमनिज्म और फेमिनिज्म का डिफेंड अलग तरीके से रखा, ये सरल भाषा में कैसे समझा पाएंगे कि आप एक हाईली लेवल पर काम कर रहे हैं, पर जो गाँवों में, कस्बों में जो आपको सुन रहे हैं, तो उनको सामान्य भाषा में क्या समझा पाएंगे? तो जैसे आप एक देखिए, ये कास्ट इन प्रिजन्स का जो जजमेंट आया जिसमें मैंने काम किया था, ये अक्टूबर 2024 में आया। अब ये जजमेंट जो है ये अंग्रेज़ी में है और ये बहुत ही एकेडमिक जार्गन में और लीगल जार्गन में ये लिखा गया है जजमेंट। ये 200 पेजेस का जजमेंट। अब जो समाज के लोग हैं
अगर हमको ये विषय गली कूचे में लेके जाना है, हर गांव में इस विषय को लेके जाना है, तो हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये लोकल लैंग्वेज में ये जजमेंट ट्रांसलेट हो, पहली बात। क्योंकि हर कोई यहाँ पे, स्पेशली यहाँ का मार्जिनलाइज जो वर्ग है, जो अंडर प्रिविलेज वर्ग है, वो इंग्लिश से वाकिफ़ नहीं है, तो उनकी लोकल लैंग्वेजेस में हमको ट्रांसलेशन करना पड़ेगा जजमेंट्स का। उन जजमेंट्स को हमको पैराफ्रेज करके 200 पन्नों के अगर जजमेंट्स होंगे तो लोग नहीं पढ़ सकते हैं वो जजमेंट्स। उनको पैराफ्रेज करके हमको उसको 10 पेजेस में, 5 पेजेस में मेन जो क्रक्स है उस जजमेंट का वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इस किस्म के जो कम्युनिटी वर्क है, जिसमें हम जो हाईएस्ट कोर्ट्स जो इनएक्सेसिबल है सामान्य जनता को, उसको एक्सेसिबल हमको अगर बनाना है तो ऐसे प्रोग्राम्स हमको करने पड़ेंगे। हम इनफैक्ट जब ये जजमेंट आया तो ढूंढ रहे थे कि ऐसी कोई कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी क्या कि जो इस जजमेंट को ट्रांसलेट करके, इसको ट्रांसक्राइब करके लोकल न्यूज़पेपर्स में इसको लेके आए। बट ये काफ़ी, मेरे हिसाब से काफ़ी लोकल लैंग्वेजेस में फिर भी ये जजमेंट काफ़ी लोगों तक पहुंचा हुआ है। हम देखते हैं मैडम कि सुप्रीम कोर्ट का आए दिन फैसले आते हैं और देश में एक मांग भी उठती है कि उनकी जो बेंचेस है उसकी संख्या बढ़नी चाहिए। जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस आधार में केरला से दिल्ली तक आते आते लोग पजल्ड हो जाते हैं। इस ह्यूमन राइट्स के मुद्दे पे आप कैसे देखते हैं? अच्छा, केरला से दिल्ली तक बस क्लाइंट्स का दिल्ली तक आना नहीं, तो मतलब बल्कि वकील जो है, जैसे मेरे जैसे वकील जो है, जो महाराष्ट्र से आते हैं, पुणे से आते हैं, नागपुर से आते हैं, नंदुरबार से, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से आने वाले वकील हैं, अगर उनको भी दिल्ली आना है तो बहुत परेशानियां फेस करनी पड़ती है, बहुत बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं। तो एक तो जो हमारा जो सिस्टम है जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक सेंटर के अराउंड है, जो दिल्ली के अराउंड है, हमको कुछ टाइम के बाद इन विषयों के बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या हम सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस लेके आ सकते हैं। जैसे वेस्ट जोन का हम लेके आ सकते हैं, मुंबई में बेंच लेके आ सकते हैं, क्या ईस्टर्न जोन का कोलकाता में लेके आ सकते हैं, दिल्ली का ऑफ कोर्स नॉर्थ जोन का दिल्ली में है, साउथ का हम चेन्नई या बैंगलोर में लेके आ सकते हैं। तो हमको सोचना पड़ेगा कि जोग्राफिकली भी हम जो सुप्रीम कोर्ट है इसको एक्सेसिबल कैसे बनाएं। यहाँ के ट्राइबल, आदिवासी, इंडिजिनस कम्युनिटीज़ जो बिल्कुल भी, आप देखोगे कि हार्डली लिटिगेशन जो स्पेशली ट्राइबल कम्युनिटीज़ का है, जैसे गोंदिया जैसी डिस्ट्रिक्ट है, इनका लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण लैंग्वेज बैरियर है, बहुत बड़ा कारण जोग्राफिकल बैरियर भी है। कुछ समाधान ढूंढ पाएंगे मैडम? आपके ही माध्यम से आप इसमें कुछ रेमेडीज ढूंढ पाएंगे? ये तो जैसे पॉलिसी डिसीजंस है, बट हम जैसे लोगों को इन चीज़ों को पुश करना चाहिए, इसके लिए मोबिलाइज होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, इन चीज़ों की बातें करनी चाहिए, इनके ऊपर लिखना चाहिए। हमारे समाज में ये बहुत ज़रूरी है कि हमको इन विषयों के ऊपर लिखना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बस कोर्ट्स में फ़ाइट करना ज़रूरी नहीं है, बट हमको इन विषयों पे लिखना भी ज़रूरी है। तो एक डिस्कोर्स क्रिएट करना जो है वो इस किस्म के मोबिलाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग से हो सकता है और राइटिंग से भी हो सकता है। नागपुर में भी हिंसा हुआ, उसके बाद लोगों को जस्टिस मिला नहीं मिला, एक संशोधन का विषय है। इन तमाम मुद्दे पे आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं, लॉ होता है और जस्टिस होता है। लॉ आपको हमेशा जस्टिस देगा ऐसे नहीं है। लॉ टू जस्टिस का जो जर्नी है, मतलब कायदा तो है, जैसे अट्रोसिटीज़ का कायदा है, आप एफआईआर फाइल करोगे जैसे मैंने बोला, बट एफआईआर फाइल करने के बाद आपका प्रोसिक्यूशन केस कौन बनाएगा, आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होगा, उस पर डीवाईएसपी ऑफिसर कौन होगा, फिर कोर्ट में जज कौन होगा, और फिर वो किस किस्म के लोग हैं, वो क्या ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी के लोग हैं या नहीं है, ये सब डिटरमिन करता है कि आपका लॉ टू जस्टिस का जो जर्नी है ये कैसे तय होगा। तो मेरा कहना यही है कि ये जो जर्नी है, ये लॉ टू जस्टिस का, हम लॉ पे रह जाते हैं और लॉ टू जस्टिस का जो जर्नी है उसमें हम रिसोर्सेज नहीं जुड़ा पाते हैं, समाज जो है, तो उसमें हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे यूएस में फॉर इंस्टेंस NAACP करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल, ये ब्लैक लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है, और उन्होंने ये समझा कि हमारे पास अगर लॉ भी है, 13th अमेंडमेंट है जिसने स्लेवरी अबॉलिश किया, आर्टिकल 17 ने इंडिया में अनटचेबिलिटी अबॉलिश किया, बट हमको अगर लिटिगेशन करना है और हमको जस्टिस मिलाना है, वो तो ख़त्म नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल आने से अनटचेबिलिटी ख़त्म तो नहीं होगी या स्लेवरी ख़त्म नहीं होगी। तो NAACP ने, ब्लैक जो लॉयर्स थे वो उसमें साथ में आए, ब्लैक फंडर्स जो थे, ब्लैक कम्युनिटी के फंडर्स, वो साथ में आए और उन्होंने सोचा
कि हमको इसमें रिसोर्सेज डालने पड़ेंगे। इस किस्म का जो लिटिगेशन है, जो सेग्रीगेशन वाला लिटिगेशन है, जो स्लेवरी वाला लिटिगेशन है, जो ब्लैक कम्युनिटी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन वाला लिटिगेशन है, इसमें हमको एक फंड बनाना पड़ेगा और इस फंड से हम ये जो लॉ टू जस्टिस की जो जर्नी है इसको तय करें। हमारे समाज को भी ये सोचना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि हम ये जो लिटिगेशन की लड़ाई है इसको लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल कैसे बनाएं और इसके लिए क्या रोड मैप हो, इसके लिए क्या स्ट्रैटेजीज हो और इन जैसी अदर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड, इनसे हमको बहुत चीज़ें सीखने वाली है, इनसे कुछ चीज़ें हमको सीखने भी पड़ेगी। हमारे साथ एक स्वतंत्र वकील जो बेधड़क अपनी राय आपसे रूबरू करा रही थी, शेयर करा रही थी, दिशा वाडेकर मैडम, आप बने रहिए आवाज़ से।